सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्ज़िया मैं हूं अलीना लियास और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एनालिस्ट अमजद शुएब साहब। इसके साथ साथ राना ताहिर साहब मौजूद हैं जो कि एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी की हवाले से बातें हो रही हैं और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मैगज़ीन और नेशनल जो हमारे अखबारात हैं उसमें भी बहुत सी जो ख़बरें हैं वो शाया हो रही हैं। कुछ खबरें पॉजिटिव हैं, कुछ खबरें नेगेटिव हैं, इस पर नज़र डालेंगे। और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन साहब का जो सारा इशू है उसे बहुत ज़्यादा मज़ीद क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उस पर भी रोशनी डालेंगे। जी समी साहब, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया अलीना। ख़ास तौर पर इस वक्त डेवलपमेंट है पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा, जहांगीर तरीन साहब की भी। और मैं ये पहले तो कहूँगा ये स्टूडियो वालों से कि मुझे मेरी आवाज़ ही वापस आ रही है, काइंडली इसको ज़रा फिक्स कर दें। अब जो रादर दैन डिस्कसिंग डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज़, हमारा ये आज ख्याल है इस प्रोग्राम में कि जो पाकिस्तान भारत के साथ जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात हो रही है, जो मीडिया में जो ख़बरें छप रही हैं, कश्मीर के हवाले से जो स्पेकुलेशन है, ये सब इस पर बात की जाए। ये बहुत अहम सब मौजू हैं पाकिस्तानियों के लिए। और ख़ास तौर पर कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, कश्मीरी बिल्कुल उन अल्लाह की तरफ देख रहे हैं और उसके बाद पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो उनकी बात करता है। जनरल अमजद शुएब साहब हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूँगा कि ज़रा मैं उनसे बात कर लूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल और छोटा सा एक पर्सपेक्टिव मैं देना चाह रहा हूँ। जनरल साहब, ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी की बात हो रही है और अचानक पाकिस्तान के अखबारात में ये चीज़ें छप रही हैं, अगर देखा जाए तो इस वक्त भारत ज़्यादा मुसीबत में फंसा हुआ था। भारत के उनको नरेंद्र मोदी को और भारतीय हुकूमत को थोड़ा सा एक सांस लेने की जगह चाहिए थी। किसानों ने उनका नाटका बंद किया हुआ है, कोविड ने उनकी मईशत को तबाह किया हुआ है। जो माओइस्ट जो रेबल्स हैं वो जिस तरीके से 60 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के, जिसमें उन्होंने एक कोहराम बर्पा किए हुए, और फिर कश्मीर के अंदर जिस तरह इंडिया ब्लीड कर रहा था, 6 लाख 7 लाख 8 लाख फ़ौज उनकी वहाँ पर एंगेज है। तो इस सारी सूरत हाल में उन्होंने जो काम किया था नरेंद्र मोदी ने कि भारत को कश्मीर को एनेक्स कर लिया अपने साथ, डेमोग्राफी चेंज करने के लिए नए कवानीन बना दिए, वहाँ पे डोमिसाइल देना शुरू कर दिए। और अब हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी हमने शुरू कर दी। ना तो भारत ने 370 वापस लिया, ना वो डोमिसाइल जो बना रहे हैं, ना उन कवानीन में तब्दीली की गई किसी तरीके से, कोई कश्मीरियों को रिलीफ नहीं मिला। तो हमने ट्रैक टू डिप्लोमेसी शुरू कर दी, हम ट्रेड भी शुरू करने जा रहे हैं। और एक जो LOC पर DGMOs की जो एक जो सीज़ फायर के हवाले से जो बात हुई है, उसको हम बहुत बड़ी अचीवमेंट करार दे रहे हैं। तो ये वाकई कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, या हम अमेरिका के कहने पर या दूसरी ताकतों के कहने पर हम लंबे हो गए हैं? और हमें मुझे ये बताइए कि अब हम कश्मीर पर 370 पर बात नहीं कर रहे हैं, हालात को बेहतर बनाने के लिए जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो भारत बदमाशी और गुंडागर्दी कर रहा है उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी है किसके फ़ायदे के लिए? और क्या आप समझते हैं कि पिछले 70 साल में कितनी दफ़ा गुफ्तगू हुई, तो क्या उसका नतीजा निकला? सिवाय इसके कि भारत ने एंगेज किया, टाइम गेन किया, जो उसको ज़रूरत थी वो उसने पूरा किया। किसी जगह पर भी हमें कोई भारत की तरफ से कोई सिंसियरिटी तक नज़र नहीं आई कि वो किसी इशू पर कश्मीर के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए भी तैयार है। तो इस ट्रैक टू डिप्लोमेसी के नतीजे में आप समझते हैं कि 370 वापस हो जाएगा? वो जो डोमिसाइल भारत बना के मुसलमान अक्सरियत को अकलियत में बदल रहा है, उससे जान छूट जाएगी? इसका फ़ायदा किसको होगा ट्रैक टू डिप्लोमेसी का? जी जनरल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कुछ भी आपने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है, मैं उससे इत्तफाक करता हूँ। सूरत हाल सिर्फ उसमें जो तब्दीली है वो ये है कि आपने 6-7 साल तो पहले देखे कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ बड़ी एक हार्ड लाइन रखी हुई, और वो मोदी की जरूरत है। मोदी का सारा पॉलिटिकल कैरियर बना ही इसी चीज के ऊपर है, पाकिस्तान बेस्ट, और पाकिस्तान को टफ स्टांस देंगे, पाकिस्तान को मजा चखाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पानी बंद कर देंगे। जो ये चीजें मोदी हारे हुए इलेक्शन जीतता रहा है इन चीजों की वजह से।
लिहाजा वो अफोर्ड नहीं करता था किसी भी सूरत में कि पाकिस्तान की तरफ वो कोई किसी किस्म की लीनियंसी दिखाए। एक ये चीज। दूसरा उसका ये है कि आप देखिए कि एक दफा वो जो स्टेप उठा लेता है वो वापस नहीं लेता, कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए तैयार रहता है। उसमें मसलन सबसे आसान जो सूरत हाल थी जो हैंडल कर सकता था वो किसानों का इशू था। वो जो कानून बनाया उसको वक्ती तौर पे पेंड कर देते या उससे कहते कि जी हम ये कानून लागू नहीं कर रहे, इस पे मजीद बात होगी कुछ भी, लेकिन उसने स्टेप वापस नहीं लिया। तो ये उसकी एक तो उसकी आप देख लीजिए कि पॉलिटिकल विल उसके अंदर किस किस्म की है। दूसरा उसकी पर्सनैलिटी जो है वो आरएसएस ने एक डेवलप की, जहां वो एंटी मुस्लिम और एंटी पाकिस्तान रहेगा, ये उसकी शख्सियत का हिस्सा है। तो हमें किसी गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। वो ये है कि उसके अंदर एक इंटरनल प्रेशर ये बिल्डअप हुआ कि जब चाइना के साथ एक उनकी कन्फ्रंटेशन हुई तो एक उन्होंने महसूस किया कि चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन परमानेंट नेचर की है। उसकी वजह यह है कि चाइना कोई उनको स्पेस दे नहीं रहा और ना ये ताकत से ले सकते हैं। लिहाजा बार बार चाइना को ये कहते रहे कि जंग मसले का हल नहीं, आप बातचीत करें, और बातचीत चाइना अपनी मर्जी से फिर करता है और जो उन्होंने जगह नहीं छोड़नी वो नहीं छोड़ी। सो इंडिया मजबूर हो गया कि वो क्वाड का हिस्सा बने, जो आज दिन तक वो कभी किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बने थे, आज वो बन चुके हैं। सो क्वाड का हिस्सा बनने के बाद अब उनकी कोशिश और ख्वाहिश जो मुल्क के अंदर उनको एडवाइस किया गया, उनके स्ट्रेटेजिशियंस उनको कहते हैं कि टू फ्रंट वॉर आप कभी भी लड़ नहीं सकेंगे, लिहाजा आप एक फ्रंट को कूल डाउन करें। अब ये कूलिंग डाउन पाकिस्तान के साथ करनी है, जो उनको निस्बतन आसान नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा कहता है कि हम बातचीत करना चाहते हैं। और अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री जो आज एलाइज हैं, जो उनको इंडिया को हर साइड से फारिग करके चाइना के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, ये ट्रैक 2 वाले किस्से में वो मुतहर्रिक हुए हैं, वो ज्यादा एक्टिव हैं कि किसी न किसी तरह इंडिया के ऊपर से ये एडिशनल बोझ हटाया जाए कि इनको लगा दिया जाए बातचीत में, और इस तरह भारत को एक साइड से फरागत हासिल हो और पूरी तरह तवज्जो दे सके चाइना की तरफ। ये वो सिनारियो है। अब बातचीत करने में तो कभी भी अब पाकिस्तान हमेशा कहता रहा बातचीत होनी चाहिए, सो ट्रैक 2 हो या कोई भी हो। असल चीज ये है कि जो आपके कोर इंटरेस्ट हैं, जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, क्या उन पे किसी पे आप कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं? ये वो सारी गेम है जो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तैयार है। आप ट्रेड की बात करने, किसी और चीज की बात कर लें, वो हो सकता है कि कोई इकोनॉमिक रीजन आपका निकल आए और आप किसी चीज पे कंप्रोमाइज कर लें, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप कश्मीर के मामले में कंप्रोमाइज करें। जैसे आपने खुद कहा, इसमें इंतहाई अहम नुक्ता जो कि आबादी की जो आबादी के तनासब को बदलने का है। आज कश्मीरी वहां पे मारे गए इस वजह से कि इन्होंने जो लंबे चौड़ी शहरियतें दे दी हैं भारत ने लोगों को, वो कश्मीर में रहते नहीं लेकिन उनकी जेबों में शहरियत का कागज है। लिहाजा कश्मीर की यूनिवर्सिटियों में एडमिशंस लेनी है तो वो उस शहरियत की बुनियाद पे बाहर से आके लोग एडमिशंस ले रहे हैं। जो एक्चुअल कश्मीरी है उनको उसमें यूनिवर्सिटियों में जगह नहीं मिल रही, या उनको बड़ी थोड़ी सीटें मिल रही हैं। जॉब्स लेने हैं तो वो शहरियत की बुनियाद पे कश्मीरी कहला के वो एक आदमी बाहर से आके जॉब ले लेता है। अगर उसने ICS का इम्तहान पास करना है, इंडियन सिविल सर्विस का, तो वो भी वहां पे कश्मीर के कोटे में खाते में कर लेता है। तो ये तो उनकी तबाही का एक रास्ता उन्होंने खोला हुआ है। लिहाजा पाकिस्तान को ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये एक ट्रैप हो सकता है। बातचीत से इनकार हम नहीं कर सकते। वो दुनिया भी हमें कहेगी कि जनाब जब बातचीत कर रहे हैं तो करें, लेकिन बातचीत को लंबा करना, तूल देना, फोकस से हटाना, जो मेन हमारा कोर इशू है उससे हटके बाकी धंधे करना, जैसे हमें पहले कहा जाता रहा है कि जी पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर लें फिर बात करेंगे कश्मीर पे, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो ही नहीं सकी। असल चीज वही है कि कश्मीर हल होगा तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। इसी तरह अगर हमें कोई ये कहे कि तिजारत कर ले तो तिजारत होने से कभी जाके कश्मीर भी ठीक हो, तो वो नहीं होगा। सो ये फैसले करने के लिए बातचीत अपनी जगह पे, लेकिन पाकिस्तान को अपने कोर इंटरेस्ट किसी भी सूरत में ना तो कंप्रोमाइज करने चाहिए और ना ही उनको किसी भी जगह उनको वक्ती तौर पे पसे पुश डालना चाहिए। ये अगर हम करेंगे तो फिर मैं समझता हूं। अच्छा जनरल साहब, मेरा एक सवाल है, मेरा आपने बड़ी तफसील से बात की, मेरा आपसे एक सवाल है। हमने 2 महीने पहले कहा मोदी जो है वो हिटलर है, मोदी फैशिस्ट है, और किसी तरह भी ये भारत जो है ये सिंडिकेट बन गया है, ये दहशतगर्दों के साथ मिलकर यहाँ पे अमन ख़राब करना चाह रहा है। हमने कहा कि जब तक भारत 370 वापस नहीं लेगा हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम भारत के साथ बिल्कुल किसी तरह की गुफ्तगू नहीं होगी। तो
तमाम जो कौम है पाकिस्तानी, वो तो देख रही है हमारी, चाहे वो सिविल लीडरशिप है, चाहे वो मिलिट्री की लीडरशिप है, कि भारत से कोई बातचीत नहीं होगी। भारत जब तक 370 को वापस नहीं लेगा, पाकिस्तान ने एक स्टांस ले लिया, कोई भी हम बात नहीं करेंगे। अचानक ये पता चलता है कि आपस में खुफिया बातचीत हो रही थी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो रही थी। उसमें हिंदू अखबार ये लिखता है कि पाकिस्तान में जनरल बाजवा साहब उसको देखें या देख रहे हैं, और उधर से अजीत डोवल देख रहा है। मेरा सवाल ये है जनरल साहब, इतने सेंसिटिव इशू पर ये ट्रैक टू के नाम पर जो खुफिया बातचीत है, भला तीसरे मुल्क में भी हो रही हो, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है इस माहौल में? और अगर क्या पाकिस्तान की किसी सिविलियन क़यादत को फिर ट्रैक टू डिप्लोमेसी करने की इजाज़त है? ये सब क्या कौम को कंफ्यूज नहीं कर रहा? आपने अगर कोई भी डिसीजन ले, अगर हमें कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, अगर भारत अपनी पोजीशन हमें पता है चेंज ही नहीं कर रहा, और वो सारे का सारा सिर्फ एक जो फ्रंट है उसको कूल करने के लिए कर रहा है, तो फिर वाई शुड वी बिकम फैसिलिटेटर इन दैट? और दूसरी बात, अमेरिका जो कह रहा है, अमेरिका हमारे लिए अब मोहतरम कैसे हो गया? उन्होंने जो हमारी बेइज्जती की है ना, उन्होंने क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में बुलाया, अभी जॉन कैरी इस खित्ते का दौरा कर रहा है, वो पाकिस्तान से बात करने के लिए तैयार नहीं है। लॉयड ऑस्टिन इंडिया से अफगानिस्तान जाता है पाकिस्तान की स्पेस क्रॉस करके, और उसके बाद आते हुए सिर्फ आर्मी चीफ से टेलीफोन पे बात करता है। इससे ज़्यादा बड़ी इंसल्ट क्या किसी कौम की हो सकती है? तो हमें क्या ज़रूरत है ऐसे मौके पर, जब वो पाकिस्तान को किसी तरीके से रिकग्नाइज भी करने के लिए तैयार नहीं है, और हमें यह भी पता है कि इंडिया जो है अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करेगा, तो ये कौन सी ट्रैक टू डिप्लोमेसी? और उसके बाद फिर हम ब्रीफिंग्स दे के यहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया में ट्रैजेक्टरीज दे रहे हैं, और बड़ा इसको हमको बना के पेश कर रहे हैं कि जी हमने बड़ी चीज़ अचीव कर ली है और अब मामलात को हमने ठंडा करना है। ये एक महीने कुछ और पॉलिसी, दूसरे महीने कुछ और पॉलिसी, ये तो एक कॉन्फिडेंस शैटर करने वाली बात है कश्मीरियों के साथ। ये तो एक बहुत बड़ी ज्यादती नहीं है जनरल साहब? देखिए, कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी हो नहीं रही। ये एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है, मोदी को फैसिलिटेट करने के लिए इंडिया या वेस्टर्न कंट्रीज ने लॉन्च की है। आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, अबू धाबी, दुबई काम कर रहे हैं जी, उनकी क्या हैसियत है? या आप सुनेंगे कि जनाब अभी जॉइंट एक्सरसाइज हो रही है, इंडियन आर्मी ऑफिसर्स यहाँ आ रहे हैं, ट्रेनिंग हो रही है। कहाँ हो रही है? फिर आप सुनेंगे जनाब के मोदी और इमरान खान की मीटिंग हो रही है, कोई ऐसी मीटिंग नहीं हो रही। बात यह है कि ये डिसइंफो लैब जो है ये आज भी काम कर रही है, और मोदी के लिए एक पॉलिटिकल ग्राउंड वहां पे तैयार की जा रही है, जो आपको बार बार वहां पे ये सुनने को मिलेगा भारत के मीडिया की तरफ से या कुछ वेस्टर्न से, कि हम नहीं कुछ कर रहे, पाकिस्तान परेशान है, वो भाग दौड़ कर रहा है। और इसी तरह वेस्टर्न मीडिया कहा जाएगा कि जनाब वेस्टर्न मीडिया फैसिलिटेट कर रहा है, फलां जगह मीटिंग हो गई। ये डिसइंफॉर्मेशन है, पैगाम रसानी हुई है, जिसमें आपने देखा कि कोई एम्बेसडर आके मिल गया, कुछ कह गया। ये इस हद तक तो बात है कि किसी ने पैगाम रसानी की हो, लेकिन ये कतन नहीं है कि कोई बिल्कुल फॉर्मल किस्म की कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं ना। वो लोग जो कर रहे हैं कहां पे है? आप रोजाना एक नया नाम सुन लेते हैं। तो ये नहीं है। असल चीज ये है कि ये मोदी को फैसिलिटेट करने के लिए वेस्टर्न और इंडियन मीडिया जो है वो इस वक्त उसकी पोजीशन को सेव कर रहा है। वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो अपने लोगों को ये कहे कि अब मैं भागा जा रहा हूं पाकिस्तान के पास, कि ये करें। अगले दिन एक इंटरव्यू इंडियन आर्मी चीफ का था, वो बार बार उससे सवाल कर रहा था, जो इंटरव्यू कर रहा था, कि जनाब आपने ये क्यों सीज फायर वाला किस्सा किया, आपने क्यों उनके साथ ये, पाकिस्तान ने अगर ये आपको कहा, ये हालांकि पाकिस्तान ने नहीं कहा, वो बात बोल कर जाता था, ये इंडियन इनिशिएटिव था, उन्होंने कहा जी हमने, तो जवाब वो हर बार देता था कि जनाब हमने ये इसलिए किया कि हमारी 7 साल से ये स्ट्रेटजी नाकाम रही, इसमें हमें क्या मिला, इतना मारदाड़ हुई, तो अब स्ट्रेटजी बदल के देख लेना चाहिए। ये सारा एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की हुई है जिसके पीछे ये चीजें चल रही हैं। हमारे यहाँ लोग बड़े एक्टिवेट हो गए इस पे, यूं जैसे हम मरते जा रहे हैं और हम कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन दुनिया को लाजमन आप ये इंप्रेशन देंगे कि हम बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन हमारी कुछ कंडीशंस है, और कंडीशन हमारे फॉरेन ऑफिस ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे अब भी बताई, और वो यही है कि जनाब ये जो कुछ भी आपने 5 उसको अगस्त को किया था 2019 में, ये वापस होना है, ये वापस होना है। मुझे मेरा अपना अंदाजा है कि मोदी ये वापस वैसे नहीं करेगा, वो कश्मीरी लीडरों को मिलाएगा। कश्मीर के अंदर अपने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके अंदर 3-4 खानदान ऐसे गद्दार वहां पे बैठे हुए हैं कि वो हमेशा भारत के साथ मिलकर वहां पे कोई ना कोई खिचड़ी पका देते हैं।
हुकूमत बन जाती है। मैंने कश्मीरियों को कई दफा कहा है, मैंने कहा तुम लोग मारे इन चीजों की वजह से गए कि तुम्हारे अपने पास, तुमने कभी इन लोगों का हिसाब किताब नहीं किया जो कि वहां पे बीजेपी के कभी इत्तेहादी बन जाते हैं, कभी कांग्रेस के इत्तेहादी बन जाते हैं, तो उनको वहां पे पांव जमाने की जगह मिल जाती। अगर आप सारे लोग मुत्तहिद होते तो वो हमें तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, जो जी चाहे इंडिया करता रहता। कभी वो ना इलेक्शन करा सकते थे कश्मीर में और ना ही हुकूमत बना सकते थे, लेकिन जो उनके अपनी सभों में लोग मौजूद हैं वो फिर भी उनको अकोमोडेट करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा कुछ ये है, प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि हम चाहते हैं कि कश्मीरियों के ऊपर जो बहुत ज्यादा जुल्म, जो इस वक्त ह्यूमन राइट्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और वायलेशंस वहां पे हैं, जो उनकी जिंदगी तंग की हुई है, पहले ये किसी तरह चीज जो है वो हटे। ये उनकी जिंदगी में कुछ आसानी पे, उनके आज 6 से 10 हजार के करीब हुर्रियत के लीडर जेलों में बंद है उनके लीडर वो ये बात बाहर निकलने चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात दैट मेक्स सेंस कि कश्मीरियों के लिए कुछ रिलीफ हो। लेकिन जनरल साहब, पाकिस्तान के बड़े प्रेस्टिजियस अखबारात में आज ट्रैक टू डिप्लोमेसी के हवाले से मेन स्टोरीज और एक तरह की ये ट्रेजेक्टरीज पेश की जा रही हैं कि बस जी अब ट्रैक टू डिप्लोमेसी ने ये भी अचीव कर लिया, ये भी अचीव कर लिया, और मनमोहन सिंह मुशर्रफ फार्मूला भी जिंदा है और पता नहीं क्या हो रहा है। और देखिए, ये वो लोग हैं जो डेफिनेटली कहीं से ब्रीफिंग्स ले रहे हैं। मैं बहुत क्लियरली ये बात कर रहा हूँ बिकॉज इट इज़ इशू रिलेटिंग टू द पीपल ऑफ कश्मीर, और ये एक ऐसा इशू है जिसको कायदे आज़म पाकिस्तान की शहरत करार दे चुके हैं। कोई इस पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होगा। जिन्होंने लिखा, जो कुछ लिखा, उसके वो खुद जिम्मेदारान हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब ट्रैक टू डिप्लोमेसी नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो ये पूरी कहानियाँ बना के इतने पाकिस्तानी प्रेस्टीजियस जो मीडिया है उसमें ये कहानियाँ छापी गई हैं, और आगे भी आने वाले दिनों में ये किया जाएगा। और शाह महमूद कुरैशी साहब, जिनसे भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने हाथ मिलाना मुनासिब नहीं समझा दोशंबे में, वो ये कह रहे हैं कि बस मोदी ने जो ख़त लिखा है और उसके बाद जो सिंध तास मुआहदे पर बातचीत हुई है, बस उसके ये एक बड़ी पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री है। तो ये कहाँ से आ गई सारी उम्मीद शाह महमूद कुरैशी साहब को और पाकिस्तान के हुक्मरानों को कि अब जनाब मामला बड़े बेहतर जा रहे हैं और मोदी जो 2 महीने पहले फैशिस्ट था, हिटलर था, अब वो तब्दील हो जाएगा? देखिए फहमी, अगर कोई ये सोचता है, बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि जो ख़त लिखा मोदी ने, उसमें तो उसने वही लाइन रखी हुई थी कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये तब बातचीत के लिए तैयार होगा जब इसमें टेरर फ्री होगा, हॉस्टिलिटी नहीं होगी। ये चीज़ें तो वो पहले दिन से कह रहे हैं। हमने खुद एक डोजियर तैयार करके दिया जिसमें ज़बरदस्त शवाहिद थे। हमने कहा जी 66 के करीब इनके टेरर कैंप हैं जो कि अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और ऑपरेट कर रही है, उनका कहीं जिक्र नहीं है। तो इससे बड़ा अहम कौन होगा जो इन चीज़ों को तस्लीम कर ले कि हमने तो इतना कुछ दिया, उसका जिक्र कोई नहीं, और मोदी हमें वही पुरानी कहानी सुना रहा है। तो वो मैं नहीं मानता कि ये इस तरह की कोई बात होगी। लेकिन जैसे आपने कहा कि कहा जाता है कि मुशर्रफ फार्मूला जो है वो आज भी जिंदा है। मुशर्रफ का फार्मूले को तो पब्लिक ने कभी कबूल ही नहीं किया था, ना मुशर्रफ का फार्मूले को कश्मीरियों ने कबूल किया था। मुशर्रफ एक अपने तौर पे हवाई घोड़ा चला रहा था, लेकिन वो अगर कहीं पब्लिक में आती चीज तो उसको कबूलियत नहीं मिलनी थी। आज भी अगर ये कश्मीरियों की मर्जी के बगैर कुछ मामला हल करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो सकेगा। सो इसमें इंपॉर्टेंट चीज अब जो निकल आई है वो ये है कि ये इंडिया पाकिस्तान नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान और कश्मीरी है। जब तक उनकी प्रॉपर लीडरशिप इसमें शामिल नहीं होगी, बाकी हम जो जी चाहे कहते रहे, वो बिल्कुल आर्जी होगा और उसका कोई फायदा नहीं होगा, हम वापस स्क्वायर वन में चले जाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि जो इस वक्त बहुत इसको हाइप क्रिएट की गई है, ये हाइप क्रिएट की गई है लोगों का, आवाम का दोनों तरफ रिएक्शन देखने के लिए। ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा की गई है कि आइंदा हमने कोई कोर्स ऑफ एक्शन अगर अपना डेवलप करना है तो पब्लिक फीलिंग्स जो है वो उनको इनमें इनबिल्ट कर लिया जाए। तो वो पब्लिक फीलिंग जो वो इस वक्त सामने आ रही हैं, जो एक्चुअल कोर्स ऑफ एक्शन है वो इसके बाद फॉर्मुलेट होकर आपको नजर आएगा। जनरल साहब, आप क्या समझते हैं? मैं राना साहब माफ़ी चाहता हूं, आपकी तरफ मैं अभी आता हूं, लेकिन मैं क्योंकि जनरल साहब उनकी जो सोच है वो ख़ुद बहुत अहम पोजीशंस पर रहे हैं और इस सारे मामले को जितना वो जानते हैं तो उनसे बड़ी हमें रहनुमाई मिल सकती है। जनरल साहब, आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तानी कौम जो है इस वक्त जिस तरह कश्मीर के अंदर जुल्म सितम हुआ और पूरी कौम ने फिर बाद में इमरान खान साहब और पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत के वो साथ खड़ी हुई, डोसियर जब आए और पूरी दुनिया को भारत का असली चेहरा पाकिस्तान ने दिखाया, हमें सब पता है किस तरह भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, मोदी ने जिस तरह से किया, कश्मीर के अंदर जो हुआ,
यहाँ पर लोग क्या इस ट्रैक टू डिप्लोमेसी और ये जो एक ट्रैक टू डिप्लोमेसी के नाम पर डिसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, अमेरिका का प्रेशर तस्लीम किया जाएगा, इसके लिए पाकिस्तान के लोग आप क्या समझते हैं तैयार होंगे? देखिए, पाकिस्तान के लोग तैयार नहीं होंगे, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस वक्त बहुत ही अजीब और गंदा खेल खेल रही है। हमारी अपनी गवर्नमेंट भी एक ठीक तरीके से नहीं चल रही। इसमें जरूरत इस बात की थी कि ये हमारी मौजूदा पीटीआई की गवर्नमेंट ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यानी जो हमारी ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे एक कम से कम इतनी वर्किंग रिलेशनशिप रखती कि नेशनल इश्यूज पे बात हो सकती। आज जरूरत इस बात की है कि ट्रैक 2 हो या कुछ भी हो, ये पार्लियामेंट में चीज डिस्कस होनी चाहिए। आपका एक यूनिफाइड स्टांस वहां से डेवलप होगा, पार्लियामेंट के अंदर से, बाहर से नहीं होता। बाहर से जब भी कोई गवर्नमेंट करेगी उसके खिलाफ और उसके हक और उसके खिलाफ दोनों तरफ बातें निकलेंगी और एक इंतशार मचेगा। मैं समझता हूं गवर्नमेंट अगर अपने पुराने स्टांस को गवर्नमेंट आज अबंडन करके मुशर्रफ फॉर्मूला या कोई और करेगी तो गवर्नमेंट अपने लिए एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा करेगी। इट विल बी अ डिजास्टर। सो गवर्नमेंट को उस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन इन एनी केस आपको एक नेशनल कंसेंसस चाहिए। जैसे यमन के मामले में आपने अफवाज नहीं भेजी और एक कंसेंसस आपने पार्लियामेंट में डेवलप किया, जैसे सलाला के वाक़े के बाद आपने अमेरिका के साथ रिलेशनशिप के लिए माफीनामे की बात की और 11 पॉइंट रखे कि जनाब आइंदा अमेरिका के साथ ताल्लुकात इन लाइन पे होंगे, तो आपकी बात सुनी गई। ये इस तरह का जो सूरत हाल होती है उसको डील करने के लिए आपको अवाम की राय सामने लानी पड़ती है और वो पार्लियामेंट है। आप देखिए कि जब अमेरिका ने अटैक किया इराक के ऊपर तो उस वक्त टर्की की पार्लियामेंट ने एक करारदाद पास कर दी कि हम यहां से हवाई रास्ता नहीं देंगे अमेरिका को। अमेरिका नहीं जा सका वहां से। और ये चीजें जो है इनको हैंडल करने के पॉलिटिकल रास्ते मौजूद हैं आपके पास एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करके। लेकिन अगर आप डिबेट ना करें और ये ब्रिंक्समैनशिप शुरू रहे, इसी तरह जारी रहे कि अंदर अंदर आपको कार्रवाइयां करते रहें, वो कभी भी कामयाब नहीं होगी। आप खुद भी धोखे में आ सकते हैं, ट्रैप में जा सकते हैं, हुकूमत जा सकती है ट्रैप में। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो गलती खा सकते हैं। कई लोग ये चाहिए इनको यही कि पार्लियामेंट को एक्टिवेट करें और वहां पे खुल के डिस्कशन ये चीजें जो है। जस्ट सॉरी टू कट यू हियर, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं तो आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि ये जो आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को मजबूत बनाना है और अपोजिशन को इस सारे इशू पर जो इंटरनेशनल इशूज हैं साथ लेकर चलना है, क्या जो पीटीआई की गवर्नमेंट है वो इस पर कोई विल रखती है या नहीं रखती है? लेकिन प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले अमजद साहब अपनी बात कर रहे थे। एक तो सर अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा और दूसरा मेरा एक सवाल था सर, आपको लगता है कि घर को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए पीटीआई में आपको वो विल नज़र आती है? आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इंटरनेशनल इशू पर पीटीआई जो है वो अपोजिशन के साथ बैठेगी और सॉर्ट आउट करेगी? और एक और चीज़ सर मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, वो ये है कि डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब का नाम लिया गया है एक अखबार में और कहा गया कि आज से 5 महीने पहले करण थापड़ के शो में उन्होंने ये बोला है कि एक्चुअली ये इंडिया है जो कश्मीर के हवाले से डायलॉग इनिशिएट करना चाहता है। अगर डॉक्टर मोहित यूसुफ साहब से ये बात कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो सर ग्राउंड होगी और ये जो खबरें आ रही हैं इसके पीछे शायद ये सारी रीजंस हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा कि इंडिया की कोशिश है कि वो पाकिस्तान के साथ किसी न किसी तरह सिचुएशन डिफ्यूज करे। ये अलग बात है कि वो कंसेशन को देता उसमें या नहीं देता, या आप कुछ उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं, लेकिन डिफ्यूज करने की कोशिश। और हमेशा इन पार्लिस में या नेगोशिएशंस में यही होता है कि जो पार्टीज हैं वो अपने कोर इंटरेस्ट को फोरगो नहीं करती और कंसेशन आपसे लेना चाहती हैं विदाउट गिविंग यू मच। तो ये तो एक स्ट्रगल दोनों के दरमियान होगी, लेकिन इसमें इनिशिएट इंडिया ने किया। वरना पाकिस्तान तो बहुत अरसे से कहता रहा कि बातचीत होनी चाहिए ये वो, लेकिन मोदी तो कभी उधर का रुख ही नहीं करता था। लिहाजा ये एक उन्हीं की रिक्वायरमेंट थी और बिल्कुल मोहित यूसुफ ने दुरुस्त कहा, ये इनिशिएटिव भारत की तरफ से है और ये उनका इंटरनल प्रेशर था उनके स्ट्रेटेजिशियंस का कि भारत को होश के नाखून लेने चाहिए, पाकिस्तान के साथ डिफ्यूज करें, टू फ्रंट वॉर आपको ले बैठेगी। वो उन्होंने एक अपने तौर पे एक स्ट्रेटजी के तौर पे किया और हमें ये समझना चाहिए कि ये उन्होंने अपना मतलब हल करने के लिए किया है, हमें कुछ देने के लिए नहीं किया। तो ये हमारा अब कोशिश होगी या हमारी अकल पे डिपेंड करता है कि हम कैसे चलते हैं कि हम आज उनकी गर्ज और उनकी जरूरत पूरी कर दें
और कुछ लिए बगैर कर दें, कुछ कंसेशन लिए बगैर कर दें, कश्मीर के मामले पे कोई पेशरफ के बगैर कर दें, फिर हमें ये तारीख माफ नहीं करेगी। क्योंकि ये मौके, जिस तरह हम हमेशा बात करते हैं कि जब 1962 में चाइना और भारत की लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तान को उस वक्त कश्मीर का कुछ न कुछ कर लेना चाहिए था। हम आज दिन तक हाथ मलते रहे कि हमने नहीं किया। अब एक सिचुएशन फिर डेवलप हो रही है और अगर उसको हम इसी तरह गंवा दें कि भारत की चालाकी की वजह से कि वो आपको उलझा देता है बात में और इधर उधर लगा के, तो आप कुछ भी नहीं ले सकते उसके बदले में, तो मेरा ख्याल है ये हमारी हमाकत होगी और फिर आइंदा नस्लें भी इसी तरह हाथ मलती रहेंगी। तो वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जहां तक इस हुकूमत की बात है, हुकूमत ने अपने लिए माहौल बहुत ही खराब पैदा किया। जो आप कहते रहे कि हम करप्शन के लिए हम मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं, अंदर बंद करेंगे, पैसा हुआ तो कुछ भी नहीं कर नहीं सके आप कुछ भी, क्योंकि सारा निजाम जो है वो करप्ट है, वो आपके खिलाफ खड़ा है। लेकिन इससे आपने एक माहौल खराब कर लिया। आज भी कौमी इश्यूज की बात करके अगर हुकूमत हाथ आगे बढ़ाए तो उसको थोड़ा झुकना भी पड़ जाए, तो जरूरत यही है कि आप अपनी पार्लियामेंट को फाल कर लें। पार्लियामेंट फाल करने से आपके बाहर बात करने की अहलियत बढ़ जाएगी, आपके हाथ मजबूत हो जाएंगे। ये सिर्फ किसी इमरान खान के कंधे पे नहीं रहेगी बात, ये आपका एक कौमी फैसला होगा जो कुछ भी आप कहेंगे। नतीजा ये कि आप मजबूती से बात कर सकेंगे, आप हैंडल कर सकेंगे उन चीजों को। इमरान खान कह सकते हैं जाके कि जनाब हम मजबूर हैं, जिस किसी से भी बात की जाए वो कहे जी हमारे कौम का फैसला ये, हम क्या करें। तो नतीजा ये होगा कि एक कंसेंसस डेवलप हो जाने से आपके हाथ मजबूत होंगे, आप भारत को स्क्योरली डील कर सकेंगे। तो इसमें आप जो कह रहे हैं उनकी अहलियत है या नहीं है, लेकिन ये जरूरत है आपकी आज। जनरल साहब आज आपको पाकिस्तान को छोड़ छाड़ के इनके साथ करना चाहिए। नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगा। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने कहा कि यमन के मसले पर पार्लियामेंट ने एक करारदाद पास की और हम उस सिचुएशन से निकल आए। सलाला के मसले पर हमने फिर पार्लियामेंट ने एक करारदाद पास की, तो अभी भी हमें एक पार्लियामेंट में यूनानिमस होना चाहिए। मुझे ये बताइए, कश्मीर का इशू जो है ये पाकिस्तान इस पर बड़ा क्लैरिटी के साथ पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है। क्या अब हमें पार्लियामेंट में उन सियासी जमातों की ज़रूरत है जो ये चाहती हैं कि उनके लीडर्स के ख़िलाफ़ जो करप्शन के मुकदमात हैं आप उन्हें छोड़ दें, आप वो सारे केस वापस ले लें? गुडविल तो तभी क्रिएट होगी कि ये जो आप नैब को बंद कर दें, नवाज़ शरीफ साहब को खुला छोड़ दें, जरदारी साहब पर करप्शन के केसेस ख़त्म कर दें। तो कश्मीर के ऊपर आप समझते हैं कि कोई डिवाइड है या कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान को कोई नई कंसेंसस करने की ज़रूरत है? और फिर यहाँ पे मैं आपको ये इस चीज़ को ज़रूर जहन में रखें कि ये नवाज़ शरीफ साहब की 2 पाकिस्तान के फ़ौजी जर्नलों के साथ, देखें पहले इन्हें वहीद काकड़ साहब ने निकाला था, उसके बाद फिर हमने ये देखा मुशर्रफ साहब ने इन्हें निकाला, क्योंकि इनका जो रवैया था वो सबके सामने है और वो फ़ौजी हुकूमतें ही बताती रही कि ये क्या करना चाह रहे थे। तो अब मफाहमत के नाम पर इनके करप्शन के केसेस ख़त्म कर दिए जाएँ और आपस में फिर नेशनल गवर्नमेंट बना दी जाए। उन्हीं लोगों को, जैसे मुशर्रफ साहब NRO दे के इनको वापस ले आए, अब फिर इनको वापस ले लिया जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कहना चाह रहा। बात ये है कि ये तो बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी होगी कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन जीता सिर्फ इसी नुक्ते पे कि वो करप्शन को खत्म करेंगे और करप्ट लोगों को सजाएं दिलवाएंगे, तो वो ये कहें कि जनाब हम इस पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, वो तो नहीं, और ना उन्होंने पहले किया है। इसमें जरूरत यह है कि आप नेशनल इश्यूज, स्पेसिफिक इश्यूज के ऊपर बात करें। आप कश्मीर के मामले में आप कहें कि हम पार्लियामेंट को इन कैमरा ब्रीफिंग देना चाहते हैं कि जो इतना कुछ बाहर रूमर्स निकल रही हैं, इतनी बातचीत हो रही है, उसके ऊपर हम ब्रीफ करें कि हकीकत है क्या। आप कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं, आप कमेटी की लेवल पे कर लें या पार्लियामेंट की लेवल पे कर लें, लेकिन इस पे बात करें। चीज ये है कि अवाम में जाके अगर आज ये हुकूमत कहे कि कश्मीर के मसले के ऊपर हमसे ये अपनी करप्शन की कंसेशन मांग रहे हैं, तो अवाम इनकी चित्रौल करें। ये हुकूमत के पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मौजूद है, वो मांग नहीं सकते ओपनली, इनको कह नहीं सकते कि हम नेशनल इशू पे, अगर सिंध तास के पानी का मसला आ जाए उस पर बात करनी है, कश्मीर पे बात करनी है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी उठ के ये कहे कि पहले हमारे मुकदमे वापस करो, तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता। वो ये कह भी नहीं सकते, और कहेंगे तो ये अवाम में अपनी हैसियत को बैठेंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसको उससे अलग रखना चाहिए। ये एक स्पेसिफिक इशू है, और हुकूमत ये कहे कि जनाब जो आजकल डेवलपमेंट हो रही है हम उसकी रोशनी में मुशावरत करना चाहते हैं, और ये अच्छी बात है कि आप अपनी पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड रखें। मेरी अपनी सोच ये कहती है कि हुकूमत खुद भी, हमें किसी को रहनुमाई देने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हुकूमत पहले कहती रही है, जैसे आर्टिकल 370 का कहा, या हमने कहा जी कि ये हिटलर है, वहां पे खून खराबा करना चाहता है, कश्मीर में लोगों का जेनोसाइड करना चाहता है, जेनोसाइड वॉच वालों ने भी कहा,
ये चीजें कोई ऐसी छुपी हुई नहीं, अगर हुकूमत चाहे तो 100% उसके ऊपर अमल करके ज़बानी खुद भी कह सकती है, खुद भी ये लाइन ले सकती है। लेकिन होता यही है कि जब इंटरनेशनली आपके ऊपर दाएं बाएं से प्रेशर आने शुरू होते हैं तो फिर एक नेशनल कंसेंसस की जो आवाज निकलती है वो आपको ज्यादा स्ट्रेंथ देती है और इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स पर अंडर प्रेशर आने से बच जाती है। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूं, वरना तो हुकूमत को खुद अकल करनी चाहिए, उनको पता नहीं है कि क्या हमारी लाइन ऑफ एक्शन है क्या और क्या करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा राना ताहिर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बड़ी देर के बाद आपकी तरफ आया हूँ। ये सारी सिचुएशन आपके सामने है, इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी आप देख रहे हैं, सारा कुछ ये है। मेरी यहाँ पर, मैं लाहौर में बहुत सारे लोगों से बात हुई, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी नाम की चीज़ नहीं है ये, क्योंकि हुकूमत जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती अमेरिका का प्रेशर, और वो खुल के कह रहे हैं कि जनाब आप करें, बातचीत करें। तो हम बिल्कुल सारे के सारे उसी तरफ लग गए हैं, ना कश्मीर का मसला हल होना है, ना हमें कुछ मिलना है, और इसी तनख्वाह पे हम सब नौकरी करते रहेंगे। आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? इस वक्त क्या इस तरह की कोई भारत के साथ खुफिया या कोई बातचीत होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं? समी साहब देखें, बात ये है कि अभी तक ये तो हकीकत है कि अभी तक ये कोई ट्रैक टू डिप्लोमेसी की कोई ऐसी बात नहीं है जिसका प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन जो बात जनरल साहब कर रहे थे अभी कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो पार्लियामेंट को एतमाद में ले और पार्लियामेंट को बताए, तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि ये जो मक्कारों का टोला है जो वाजपेयी इसको नरेंद्र मोदी को अपने घर खुफिया तौर पर बुलाते हैं, पाकिस्तान के कौमी इदारों को बताए बगैर बुलाते हैं, वहाँ पर बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही साजिशें करते हैं। और फिर जब फैटफ वाला इशू आया था वो कौमी इशू नहीं था, उसमें कितना मकरू किरदार था इन लोगों का। इन्होंने उसमें कहा नहीं कि नैब के केसेस ख़त्म किए जाएं। तो ये चीज़ जो है, इनसे इस मसले पर इनको कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान से या कश्मीर से। ये करप्ट टोला जो है ये तो सिर्फ़ और सिर्फ चाहते ही ये हैं कि इनके केसेस ख़त्म हो। तो इनको बुलाकर के इनको ये कहना, और अगर खुदा न खास्ता उसमें ये लोग जो हैं कोई मनफी किरदार अदा करें, वैसे ही ड्रामा कर दें, बाइकाट कर दें, तो फिर दुनिया को क्या मैसेज जाएगा? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को जिनका माजी जो है वो इस बात का गवाह है कि वो पाकिस्तान, जो उनको कहें बैठा के सफ़वा वालों को कि जी ये बस एक बीच में लकीर आ गई है, आप भी वही खाते हैं, हम भी वही खाते हैं, तो इस तरह का बंदा जो है उससे आप ये तवक्को करेंगे कि वो पाकिस्तान के कौमी मफाद के लिए कोई कदम उठाएगा? और फिर हम लोग बड़े ना सादा लोग हैं जो भूल जाते हैं, ये मेमो गेट वाले जो हैं ये पाकिस्तान के मफाद की बात करेंगे। समी साहब, ये हो ही नहीं सकता। ये इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि इमरान खान की हुकूमत और इमरान खान साहब ख़ुद इस बात पर अपना दो टोक मौक़िफ़ कौम के सामने रखें। ये जो इस तरह की मीठी मीठी बातें करते हैं ना हमारे वज़ीर ख़ारजा, उनको भी थोड़ा सा, वो बिल्कुल क्या ख़त लिख दिया, क्या कर दिया उसने मोदी ने। वो एक मक्कार और अय्यार आदमी है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो एक जालिम आदमी है, मुसलमानों के खून से उसके हाथ रंगे हुए हैं। उसके खत पर खुश होने की क्या बात है? कौन सी ऐसी बात है? वैसे खान साहब भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी गई हैं। और दूसरी बात 23 मार्च के हवाले से राना साहब, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तो राना साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें, और दूसरा हमें ये भी बता दें कि इमरान खान साहब तो हमें यही बताते रहे हैं कि मोदी जो है बहुत इंतहा पसंद है। अब लेटर्स भी एक्सचेंज हुए हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी जा रही है और तबीयतों का भी पूछा जा रहा है, और फिर मोइद यूसुफ तो उनके साथ ही होते हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारी चीज़ों में उन्हें। देखें, ये जो ख़त लिखे जाने ना, ये एक ऐसी रवायती बातें होती हैं, इनमें कोई ऐसी बात नहीं होती ना। इसको इंतहा पसंद से बात करें, मेरी बात सुने, इंतहा पसंदों से भी बात होती है, लेटर लिखे जाते हैं, वो कोई इशू नहीं है। मसला ये है कि जनरल साहब जैसे फरमा रहे थे ना कि चाइना ने इंडिया की गर्दन पर अंगूठा रखा है और वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो उससे बचने के लिए पाकिस्तान को वो इधर एंगेज करना चाहते हैं। तो क्या हम ऐसे लोग हैं, सादा लोग हैं कि हमें इंडिया की चाल का नहीं पता? पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है उसकी मिसालें दी जाती हैं दुनिया भर में। हर बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म पर चाइना ने पाकिस्तान का हमेशा खुलकर साथ दिया है। जहां भी भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी फोरमों पर साजिश की, चाइना ने आगे बढ़कर उसको नाकाम बनाया। तो इस सारी सूरत हाल में इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर चाइना
उसको दबोचने की कोशिश करें तो हम कहें कि नहीं ना, आप ना दबोचे, हम इंडिया को कोई ऐसा मौका देंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। और ख़ास तौर पे इस वक्त पाकिस्तान में कोई नवाज शरीफ या असफ जरदारी की हुकूमत नहीं है, इमरान खान की हुकूमत है। और इमरान खान जो है वो कतई तौर पर ऐसे किसी धोखे में नहीं आएगा। कुछ लोग हो सकते हैं जिनके अपनाना कोई बीच में कोई इस तरह की साजिशें कर रहे हों, कोशिशें कर रहे हों कि जी किसी तरीके से कोई, जिस तरीके से ये इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में एक ड्रामा हुआ था कि भारत के से चीनी और मंगवा ली जाए, कपास मंगवा ली जाए, तो इस तरह के लोग होते हैं बीच में। लेकिन ये जो है ना, इस बात का ना पाकिस्तानी कौम इसकी इजाज़त देगी और ना इस वक्त इमरान खान इस बात की इजाज़त दे सकते हैं कि भारत चाइना के ख़िलाफ़ भारत को किसी किस्म का कोई रिलीफ फराहम किया जाए। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता है इस मसले पर। ठीक हो गया, मैं समझता हूँ कोई जवाब ही नहीं। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, मेरा एक सवाल आपसे है। जी, इसमें कोई शक नहीं कि कोई भी जंग नहीं चाहता और हम अमन के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन कौमों की तारीख़ में जो फतूहात के दिन होते हैं उनकी सेलिब्रेशन हमेशा हौसला बढ़ाती है। और पिछले कई दहाइयों से, कारगिल की जंग के बाद से जो हमारे साथ होता रहा है, जिस तरह कश्मीर पे जुल्म हुआ है, LOC पर जुल्म हुआ है, हमारे पास ऐसे मौके बहुत कम हैं जिसमें हम कोई सेलिब्रेट कर सकें। लेकिन 27 फरवरी का दिन ऐसा था जब अभिनंदन को पकड़ा गया, जब भारत ने जारियत की और हमारे जवानों ने, हमारी फ़ौज ने, हमारे शाहीनों ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया उनको कि जिस पर पूरी कौम हमेशा नाज़ा रहेगी और आज भी फ़ख्र से पाकिस्तानी अपना सर बुलंद करते हैं। तो क्या इसमें कोई ख़ास हिकमत थी कि कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई इस दफ़ा? उसी दिन हमने वो सीज़ फायर का भी ऐलान कर दिया। क्या ये जो ऐलान है वो जो DGMOs की मीटिंग के बाद था, ये 2-4 दिन आगे पीछे नहीं हो सकता था? कौम को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए था जो हमने अपने से 6 गुना बड़े मुल्क का जो उस वक्त सत्यानाश किया और हमारी एयरफोर्स, हमारी फ़ौज ने जो एक भरपूर मैसेज दिया था? ये सारी हमारी ऑब्लिगेशन है, मामलात को जुल्म भी वो करें, जारियत भी वो करें, गलत ट्रैक पर भी वो हों, लेकिन हालात अच्छा करने की जिम्मेदारी सारी हमारे ऊपर ही है। जनरल साहब देखिए, मैं आपके सवाल से पहले जो राना ताहिर बात कर रहे थे, मैं उस पर भी थोड़ा सा ऐड करूं। मैं उनसे इत्तफाक करता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो बिल्कुल अपने करप्शन के केसेस हो सकता है वो करवाना चाहें, लेकिन बात यह है कि ये बड़ी मजबूरी है आपकी कि आपके पास एक पार्लियामेंट है जिसमें इसी तरह का एक मजमुआ है लोगों का। दुनिया पूरी में पार्लियामेंट जो है वो एक कौमी आवाज़ के तौर पर इस्तेमाल होती है, अगर आप कर सकते हैं। वरना यह है कि इमरान खान खुद जो स्टांस लें, उनको कौम की सोच का पता है, हमने जो पहले से एक अपने लिए वजह की लाइन ऑफ एक्शन वो उनको पता है, उसी पे रहें और डटे रहें, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए, राना साहब बात कर रहे थे चाइना की, चाइना भी चाहता है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो इस वक्त आप कह लीजिए कि एक कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन है वो कम हो कर उसमें कुछ नरमी आए। उसकी वजह यह है कि वो भी अपने आगे उनके साथ पार्लिस बातचीत खोलना चाहते हैं। जो उन्होंने लद्दाख में काम किया वो CPEC को सिक्योर करने का था, वो उन्होंने कर लिया, उससे आगे वो नहीं कुछ कर रहे। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह है कि वो ये नहीं चाहते कि भारत मुकम्मल तौर पे अमेरिका की गोद में इस तरह चला जाए कि चाइना के साथ उनकी लिंकेज ख़त्म हो जाए और फिर चाइना के ऊपर एक बहुत बड़े बाहर की अलायंस का बोझ आ जाए। तो वो कोशिश ये हमेशा से उनकी रही है और आज भी उनकी कोशिश यही है कि भारत को बिल्कुल टोटली कॉर्नर न किया जाए, एक ऐसी दीवार पे न लगा दिया जाए कि उसके बाद कोई रास्ता ना रहे। तो यहाँ पे बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है, कई इस तरह के अंदर मसाइल हैं जिनकी वजह से बहुत कुछ बाहर हमें सही नजर नहीं आता या पता नहीं चलता। जो बात आप कर रहे हैं कि क्या हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है, नहीं, ऐसे नहीं है। जो इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है वो ऐसा है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। हमारे, आपको याद होगा कि 27 फरवरी का हमारे एयरफोर्स ने बहुत भरपूर तरीके से इसको सेलिब्रेट किया, अभिनंदन वाले इशू को, और उसके ऊपर सेमिनार भी हुआ, तकरीब हुई, उसके साथ साथ ISPR ने उसके ऊपर न सिर्फ प्रेस रिलीज दी बल्कि नगमा भी रिलीज किया। तो ये तो हम अपने तौर पे मिलिटरीली करते रहे हैं। रही बात ये कि आप इस चीज को किस हद तक स्ट्रेच कर सकते हैं, वो एक कौमी फैसला है। यहाँ पे अगर आप अपने मुल्क में एक इतना बड़ा पॉलिटिकल टर्मोइल बना के बैठे हों कि धरने हो रहे हैं, जलसे हो रहे हैं और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाजवा साहब को जो कहें जी जवाब देना होगा और ये करना होगा, तो आपकी तवज्जो बहुत सारी तो इधर बटी हुई है। जो कुछ हमारे सियासतदानों ने हमारे साथ कर लिया है यहाँ पे, मैं ये हमेशा कहता हूं कि देखें, आप तनकीद करते रहते हैं कि जी मुशर्रफ ये कर गया, फलाना ये कर गया,
देखिए मुशर्रफ ने नहीं आना, ज़ियाउल हक ने कब्रों से उठ के नहीं आना, लेकिन ये बाकी के सारे लोग यहाँ पे हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ते भाई? इनकी तनकीद क्यों नहीं करते कि इन्होंने अदारे बर्बाद किए, मुल्क ये बर्बाद? अगर जिन्होंने हुकूमत आइंदा करनी है काम वो ठीक करें, जिन्होंने हुकूमत करनी है उनकी हम सारी कहानियां सुन के कि जी बाजवा आप जवाब दें, फलां जवाब। बाजवा साहब कहने गए थे कि इलेक्शन हमसे करवाएं। ये सारा कौम को गलत रास्ते पे डाला हुआ है। असल में प्रोडक्टिव बातचीत हो ही नहीं सकी। ये हमारे पिछले 7-8 महीने जो पीडीएम का तमाशा चला यहाँ पे, ये इस मुल्क के बर्बाद हुआ टाइम, क्योंकि इसमें प्रोडक्टिव काम करने की बजाय हमने डिस्ट्रक्टिव काम किया है कि हम सिस्टम को तबाह कर दें, सिस्टम को तबाह कर दें। और इसी तबाही में कोयटा का जलसा ले लें, गुजरांवाला का, ऐसी ऐसी फजूलियात बोली गई हैं जो कि किसी भी लिहाज से ना मुल्क के फायदे में थी ना कौम के फायदे में। और अपने आप जनरल साहब सर मैं निहायत अदब से, वो ठीक है उन्होंने बातें की, लेकिन बातें करने से क्या होता है? मैं मिसाल ले लें इंडिया में, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? किसानों ने पूरा दिल्ली बंद किया हुआ है, कश्मीर में उन्होंने इतनी फौज लगाई हुई है, वो जो नक्सलाइट्स हैं उन्होंने नाटका बंद किया हुआ इंडिया का, वो तो अपने मौक़िफ़ से नहीं हटा, वो तो परेशान नहीं हुए। ईरान को देख लें, अमेरिका की कितनी मुखालफत है, अपोजिशन ने तेहरान यूनिवर्सिटी में और इधर उधर कितने उन्होंने मुजाहरे किए, कितने बड़े बड़े मुजाहरे हुए, वो तो अपने मकसद से बिल्कुल नहीं हटे। किसी तरह भी अमेरिका को देख लें, वहाँ पर रियासत बंद हो जाती है, शट डाउन हो जाती है, कोई ख़तरा नहीं होता। जब पाकिस्तान की फ़ौज ये तय कर चुकी है कि कोई अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन कदम नहीं उठाया जाएगा और जो जमहूरियत है वो चलेगी, तो को बात करता है तो बात करने से क्या फ़र्क पड़ता है? तकरीरों से फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरी आप ये बात कर रहे हैं कि जी चाइना भी ये चाहता है, चाइना कुछ भी चाहता हो, बात यह है कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, इस कौम ने कुर्बानी दी है, हम अपने डिफेंस के लिए हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है। तो जो भी मुल्क अगर हमारे साथ हमारे कोर इश्यूज़ पर साथ नहीं देता तो फिर कौम को बताएं आप अपने पाँव पर खड़े हो, या तो उसे गिव अप कर दें या फिर इसके लिए लड़ जाएं। ये जो बीच का रास्ता कभी उधर कभी इधर, ना इधर के ना उधर के, ये तो कन्फ्यूजन कौम को कहीं नहीं ले जाएगी। जनरल साहब, गुफ्तगू से, तकरीरों से, ऐसे लोग जो कन्विक्टेड है, मुल्क से भागे हुए हैं, उनकी तकरीरों से अगर हम लोग कांपने लग जाएंगे कि जी उन्होंने ये कह दिया और परसेप्शन बना दिया, फिर तो अल्लाह ही हाफिज है, फिर तो जत्थे जो चाहें इस मुल्क में करें। जनरल साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि बातचीत आप जो जी चाहे कहें, बयानात आप जैसे मर्जी दें। मैंने जैसे कहा कि डिप्लोमेसी में बहुत सारा कुछ वाज़े नहीं नज़र आता, लेकिन एक चीज़ वाज़े रहती है हमेशा आपके ज़हन में कि आपकी लाइन ऑफ एक्शन ये है और आपका जो कोर इश्यूज़ हैं या कोर आपका इंटरेस्ट है वो ये है, उसको मैंने दिफा करना है। लिहाजा वो अगर हुकूमत उसको दिफा करती रहे और उस पर कंप्रोमाइज़ ना करे तो बाकी बातचीत फिर इतनी मानी नहीं रखती। रहा मसला ये कि जो मैंने बात की कि जनाब फलां जलसे में ये कहा वो कहा, देखिए पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में, भारत में एक पब्लिक माहौल का बहुत बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान में जिसका जो जी चाहता है मुंह से कह के तो वो बच के निकल जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि मुखालफत होती है अगर पूछा जाए, वो कहते हैं जी क्यों पूछ रहे हैं। भारत में ये इल्ज़ाम लगा देना किसी के ऊपर कि जनाब ये मुल्क दुश्मन है और उसको फिर सजा दे देना बहुत आसान है। वहां आप जिसको जी चाहे सजा दिलवाने, हुकूमत कर रही है। आप देखिए जब ये मियां नवाज शरीफ और जब ये इनका पनामा का किस्सा सामने आया और जब ये करप्शन के केस खुले तो किस दीदा दिलेरी से इन्होंने सीनियर आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर इल्जाम लगाने। लास्ट मिनट है, मुख्तसर बात कीजिएगा। मैंने समझा कि हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई हो, लेकिन जब मेरे ऊपर लगाया कि मैंने 15,000 एकड़ लिए हैं, तो मैंने तो 15 इंच नहीं जमीन ली कभी। ठीक, मुझे इल्जाम लगा के 15,000 एकड़ मैंने जमीन ली है 264 रुपए, और मैं ना मेरा खानदान है एग्रीकल्चर से किसी का वास्ता, ना मैं दूर मैंने 1 इंच जमीन नहीं कभी ली। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल साहब आपका भी, समी साहब आपका भी। लेकिन जो जंग है वो परसेप्शन की जंग है, परसेप्शन तो बनाया गया। जो अमजद साहब ने बात किया कि 7-8 महीने जो है वो पीडीएम ने बिल्कुल ज़ाया किए हैं, टोटली एग्री विद दैट। खैर जी हम सबको इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।